हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज का होम साइंस का अगले टॉपिक की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। इसके पहले मैंने जो है अस्थि तंत्र और पेशी तंत्र को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया था। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, ज़रूर जाके देखिएगा। आज के सेशन में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र देखेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा तंत्र है, इसलिए इसको एक पार्ट में जो है वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र का पहला पार्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है पूरा हमारा पाचन तंत्र। ये सारे अंग यानी कि जितने भी अंग इस तंत्र में काम करते हैं वही सब मिलके क्या करेंगे, पाचन तंत्र का निर्माण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ऊपरी होठ, जीभ, निचला होठ, श्वास नली, ग्रसिका, ग्रसिका यानी कि देखिए आहार नाल जिसे कि बोलते हैं ग्रसिका, डायफ्राम, पित्ताशय, यहाँ देखिए ये पित्ताशय है, जिगर, यकृत जिसे कि कहते हैं, यकृत भी हम लोग कहते हैं, तो जिगर। और एक पॉइंट इसके बारे में ये है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ठीक है, आगे हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये देखिए बेड़ी कोलन, चढ़ती कोलन और ये इधर है उतरती कोलन। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, जब भोजन छोटी आंत से पचकर आता है बड़ी आंत में तो ये चढ़ती कोलान कहलाता है। ठीक है तो ये तीनों ही बड़ी आंत के पार्ट ही है, और लेकिन यहाँ पर 3 नाम दिया है, ये चढ़ती कोलन और ये बेड़ी कोलन और ये उतरती कोलन। यानी यहाँ से भोजन जो है पच के क्या होता है, चढ़ता है, फिर यहाँ से इधर पास होता है, फिर यहाँ से ये उतरते हुए फिर मल और मूत्र द्वारा यहाँ से उत्सर्जित हो जाता है। इसलिए ये तीनों पार्ट हैं किसके, बड़ी आंत के। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए ये लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, फिर उसके बाद है एपिग्लॉटिस, भोजन का ग्रास, अमाशय, अमाशय जिसे कि हम लोग आम भाषा में पेट भी कहते हैं, अमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत यानी कि ये है छोटी आंत, क्षुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं, और ये है रेक्टम। ठीक है, तो इतने अंग मिलके किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इन सब को एक एक करके हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले है ग्रसनी। ग्रसनी, ये पिक में आपको दिख रहा है कि भोजन ग्रहण किया, तो ये क्या है, ये है ग्रसनी। ठीक है, तो देखिए मुख गुहा के एकदम पीछे एक कीप के आकार का भाग होता है जो कि क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। यहीं से ग्रास नली या फिर भोजन नली आरंभ होती है। ये ग्रसनी है, यहाँ से भोजन ग्रहण किया और फिर यहीं से क्या हो गया, जो है ग्रहण, ये आहार नाल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक प्रकार से ग्रसनी भोजन नली का आरंभिक भाग कहलाता है। यानी कि भोजन नली का आरंभिक भाग क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है ग्रसनी। भोजन मुख में भली भांति चबाए जाने व पीसे जाने के बाद जीभ द्वारा ग्रसनी में ढकेल दिया जाता है, और ग्रसनी में से ही ठीक जीभ के नीचे श्वास नली का ऊपरी भाग खुलता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया तो यहाँ से ग्रसनी के बाद क्या हो जाता है, आहार नाल स्टार्ट हो जाता है, और आहार नाल के पास ही देखिए ये है श्वास नली। ध्यान से समझिएगा, पिक में देख रहे हैं, ये श्वास नली है और ये है ग्रसिका यानी कि आहार नाल। ठीक है, तो यहीं से जब भोजन आहार नाल, जब ये भोजन अंदर जाता है तो कुछ समय के लिए ये जो आहार श्वास नली पे एक प्रकार की ढक्कन लगी होती है, और भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती है। यानी कि कुछ सेकंड, यानी कहा जा सकता है कि सेकंड से भी कम टाइम, यानी हमें पता ही नहीं चलता। हम लोग जितनी बार भोजन ग्रहण करते हैं ये श्वास नली का ढक्कन उतना देर के लिए बंद हो जाता है, फिर भोजन अंदर जाते ही ये श्वास नली का ढक्कन जो है देखिए ये खुल जाता है। ठीक है, ये क्रिया इतनी जल्दी और इतनी तेज से होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी श्वास जो है वह कुछ समय के लिए बंद हो गई है। समय नहीं कहा जा सकता, या कुछ सेकंड या कुछ सेकंड से भी कम का समय लगता है कि ये ढक्कन, भोजन जब हम खाते हैं तो ये ढक्कन अपने आप श्वास नली की बंद हो जाती है, और फिर जब अंदर चला जाता है भोजन तो ये श्वास नली की जो है ढक्कन वो क्या हो जाती है, खुल जाती है, और वायु का जो है वह प्रवेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे अमाशय को। ठीक है, अमाशय जिसे कि आम भाषा में हम लोग पेट भी बोलते हैं, स्टमक। देखते हैं, ग्रास नली का अंतिम सिरा अमाशय से संबंधित रहता है। यानी कि जो भोजन नली है, भोजन नली कहाँ आकर खत्म होती है, तो वह खत्म होती है अमाशय से जुड़ती है। फिर अब देखिए भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में आ गया। अमाशय मशक के आकार का एक थैला है। ये देखिए अमाशय की पिक देख रहे हैं, यही से कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अमाशय से ही देखिए ये हृदय द्वार है, ये है अमाशय का पूरा पिक। ग्रहणी है, ठीक है, जठर निर्गम द्वार,
यानी कि जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पूछ ले तो आमाशय में जठर रस का निर्माण होता है। ठीक है। प्लीहा, प्लीहा जिसे कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ आकर नष्ट होती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में आकर नष्ट होती हैं। प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की उम्र, यानी कि उनकी उम्र कितनी होती है, तो 120 दिन। ध्यान से समझिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसकी लंबाई, यानी कि आमाशय की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। इसका चौड़ा वाला भाग बाईं ओर रहता है तथा ऊपर वाला हृदय द्वार और पतला वाला भाग दाईं ओर रहता है, और इसका निचला द्वार पक्वाशय द्वार कहलाता है। ठीक है। आमाशय की सबसे बाहरी परत पेरिटोनियम होती है, यानी कि आमाशय किससे कवर होता है, तो पेरिटोनियम नामक पदार्थ से जो है वो कवर होता है, जिसको आमाशय आवरण भी कहते हैं। यानी आमाशय आवरण किसे कहते हैं, तो पेरिटोनियम को आमाशय आवरण भी कहते हैं। यह चिकनी व तनी हुई होती है, परंतु जब आमाशय खाली होता है तब उसमें सिकुड़न सी पड़ जाती है। कैसे, जब हमें भूख लगती है, हमारा पेट कैसा गुड़गुड़ गुड़गुड़ सा करने लगता है ना, तो उसमें क्या हो जाती है, उसमें सिकुड़न पड़ जाती है। तो इसमें एक तरल पदार्थ बनाने वाली कुछ नन्ही नन्ही ग्रंथियां होती हैं। इसी तरल पदार्थ से परत तर व मुलायम रहती है। दूसरी परत पेशियों के सूत्रों द्वारा निर्मित होती है। यह सूत्र 3 परतों में विभिन्न दिशाओं में फैले हुए रहते हैं, जिससे भोजन भली प्रकार इधर उधर झकझोरा जा सके। ठीक है। बाह्य सूत्र ऊपर से नीचे को हृदय द्वार से पक्वाशय द्वार तक फैले रहते हैं। मध्य के सूत्र आमाशय में प्रवेश कर पक्वाशय द्वार की ओर भोजन भेजने में सहायक होते हैं। जो भी जीवाणु, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि जो भी जीवाणु भोजन में होते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी हमारे भोजन में जो भी जीवाणु होते हैं वो किससे नष्ट हो जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा नष्ट हो जाते हैं। कहाँ पर नष्ट होते हैं, तो आमाशय में नष्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस प्रकार इन विभिन्न रसों द्वारा भोजन शीघ्र पच जाता है। अब आगे देखते हैं कि इस प्रकार आमाशय भित्ति की पेशियों के संकुचन और विमोचन से, यानी सिकुड़ने और फैलने से भोजन पिसकर लेई के समान हो जाता है। इसे ही कायम कहते हैं। यानी कायम किसे कहते हैं, तो भोजन का पेट में संकुचन और विमोचन से भोजन पिसकर जब लेई के समान हो जाता है तो इस क्रिया को कायम कहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ पाचक रसों की सक्रियता एवं सहायक क्रिया से भोजन का कुछ अंश पच जाता है और भोजन का इमल्शन बन जाता है। पक्वाशय में भोजन इमल्शन के रूप में पहुंचता है। यहाँ से कोई इतना सच इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निकल के आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आमाशयिक स्राव और प्रोटीन का पाचन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि देखिए भित्ति की भीतरी परत पर श्लेष्मक झिल्ली होती है। इसी में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें आमाशयिक ग्रंथियां कहते हैं। यानी कि आमाशयिक ग्रंथियां कहाँ होती हैं, तो उसकी झिल्ली में आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जठर रस कहाँ से निकलता है, तो जठर रस निकलता है आमाशय से। ठीक है। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो वह कैसा होता है, तो आमाशय में जब भोजन पहुंचता है वह क्षारीय माध्यम का होता है, परंतु आमाशय में 0.2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक के घोल होता है जो उसे क्षारीयता को दूर कर देता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी जीवाणु रहता है उनको नष्ट कर देता है। इसमें भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त आमाशय में 2 और एंजाइम, ठीक है, 2 और किण्व वो पाए जाते हैं जिन्हें कि एंजाइम भी कहते हैं। कौन कौन से एंजाइम, तो देखिए एक रेनिन और एक पेप्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आमाशय में कौन से 2 एंजाइम पाए जाते हैं, तो रेनिन और पेप्सिन। ध्यान से समझिएगा कि जो रेनिन होता है वह दूध के पाचन में सहायता देता है और जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायता देता है। यानी कि दूध और प्रोटीन कहाँ पचता है, तो दूध और प्रोटीन पचता है आमाशय में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कहाँ पचेंगी, तो छोटी आंत में, लेकिन दूध और प्रोटीन ये कहाँ पचेगा, तो ये आमाशय में पचेगा। किसकी सहायता से, तो रेनिन की सहायता से दूध और पेप्सिन की सहायता से प्रोटीन। ठीक है, तो रेनिन के प्रभाव से ही दूध जमकर दही में बदल जाता है और पेप्सिन के प्रभाव से प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेनिन के प्रभाव से दूध दही में बदल जाता है और पेप्सिन के प्रभाव से जो प्रोटीन है वह पेप्टोन में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगी। अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत को देखेंगे। तो देखिए छोटी आंत अथवा क्षुद्रांत
यानी क्षुद्रांत भी दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये क्षुद्रांत कहाँ है। क्षुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी तथा पतली नलिका है। पक्वाशय अमाशय के पश्च छोर से संलग्न अग्र छोर है, यानी कि जहाँ पर अमाशय खत्म होता है वहीं से फिर छोटी आंत की जो है वो शुरुआत हो जाती है। यानी कि अमाशय के बाद भोजन कहाँ पर आता है, तो अमाशय के बाद भोजन आता है छोटी आंत में। ठीक है, यह पक्वाशय से के निचले भाग से आरंभ होकर सर्पाकार ढंग से लिपटकर उदर में जाकर समाप्त होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो इस तरीके से है हमारे बॉडी में, ये इस तरीके से 6 मीटर लंबी जो है वह समाई रहती है, फिर यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है और फिर यहीं से बड़ी आंत जो है वह शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही है। तो देखिए इसका रंग चमकीला गुलाबी होता है। इसका निचला भाग बृहदांत्र यानी कि बृहदांत्र, ये क्षुद्रांत है छोटी आंत, बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, बृहदांत अथवा बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, यानी कि भोजन छोटी आंत के बाद फिर कहाँ जाएगा, तो बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत के भीतरी भाग श्लेष्मक झिल्ली की तरह होते हैं जिसमें सिलवटें पड़ी रहती हैं। इनमें उंगलियों के रूप में अंकुर लगे रहते हैं जिन्हें कि शोषणा अंकुर या फिर विली कहते हैं। प्रत्येक अंकुर के अंदर अनेक रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तथा लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, लसिका कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत की श्लेष्मक झिल्ली की परत में भी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनमें पाचन क्रिया के समय पाचक रस निकलता है जो आंतरिक रस कहलाता है। कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इरेप्सिन, एंट्रोकाइनेज और माल्टेज, लैक्टोज एवं सुक्रेज। ठीक है, तो देखिए जो इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है यह प्रोटीन से बने पेप्टोन, यानी जो प्रोटीन होता है वो पेप्टोन कहाँ बनता है, तो वो पेप्टोन बनता है अमाशय में। अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का पाचन यानी कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। किसकी सहायता से होता है, कौन से एंजाइम की सहायता से, तो पेप्टिन की सहायता से प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है। और पेप्टोन के बाद अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन की सबसे सरल सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो एसिड। तो पेप्टोन अमीनो एसिड में कहाँ बदलता है, तो छोटी आंत में बदल जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से, तो वो इरेप्सिन की सहायता से जो है वो पेप्टोन अमीनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए एंट्रोकाइनेज, यह अग्नाशय द्वारा स्रावित निष्क्रिय ट्रिप्सिनोचन खमीर को ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देता है, यानी कि जो भी भोजन का जो भी है वो अपने सबसे छोटी इकाई में जो है वो टूट जाता है। कहाँ पे, छोटी आंत में। अब देखते हैं माल्टेज, लैक्टोज एवं सुक्रेज, यह डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदल देती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब बाकी भाग जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बाकी पार्ट जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग चीज़ें यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर रोज़ मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।